अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं JF-17 ब्लॉक 3 की एक नई तस्वीर के हवाले से और उसके अलावा एक पाकिस्तानी ओसेंट के एक दावे के हवाले से कि 7 कंट्रीज़ JF-17 थंडर में इंटरेस्टेड है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो नई तस्वीर है, इस तस्वीर में JF-17 ब्लॉक 3 की सबसे बड़ी ताकत भी आपको नज़र आएगी और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी इसी तस्वीर में आपको नज़र आएगी। उस पर हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करो यार। 10K पर हमने जल्द से जल्द पहुंचना है एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 में 7 कंट्रीज़ इंटरेस्टेड है। इनके 7 मुल्कों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है। अब यहाँ हम हवा में बातें नहीं करेंगे, जैसे इंडियन तेजस में अमेरिका इंटरेस्टेड हो गया था। उसके अलावा दूसरी दुनिया के कुछ प्लानर्स भी थे, उन्होंने भी सोचा कि हम तेजस एयरक्राफ्ट ले लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक हवाला देना चाहूँगा इंटेल कंसोर्टियम या मौजूदा स्ट्रेटकॉम का। ये पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के एक सीनियर मेंबर हैं और पाकिस्तान की तरफ से वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ओसेंट्स की अगर आप बात करें तो उनमें ये सर फहरिस्त आते हैं। इन्होंने अपने एक ट्वीट में ये बात की है कि JF-17 थंडर को अज़रबैजान और इराक की जो डील है JF-17 ब्लॉक 3 के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फाइनल मराहल में पहुंच चुकी है और उनके लिए जो कीमत है वो 45 से 50 मिलियन डॉलर्स की है एक JF-17 ब्लॉक 3 की। और उसके अलावा 7 दूसरी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये 7 कंट्रीज़ हैं लेकिन इन कंट्रीज़ के नाम नहीं है, तो हम ज़रा इस चीज़ को डिगिन करते हैं क्योंकि इससे पहले माजी में मैं इन तमाम चीज़ों पर बात कर चुका हूँ लेकिन एज अ होल कभी बात नहीं की थी। पहली कंट्री तो हमारे पास अर्जेंटीना आ जाती है। अर्जेंटीना में आप जानते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है और अर्जेंटीना किन किन एयरक्राफ्ट के दरमियान एक कंपैरिजन में लगा हुआ है। बेसिकली F-16 और JF-17 का वहाँ आपको कंपैरिजन नज़र आएगा। दूसरी तरफ इराक के साथ जो डील है उसको अरब मीडिया भी कंफर्म कर चुका है। पाकिस्तानी साइड पर जो ओसेंट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुके हैं कि इराक कम अज़ कम 12 JF-17 ब्लॉक 3 खरीदेगा और इनकी तादाद 16 या से ज़्यादा भी हो सकती है मुस्तक़बिल में। उसके अलावा नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ भी इस तरह के क्लेम्स कर चुका है कि नाइजेरिया मज़ीद JF-17 की तरफ जाएगा लेकिन इस बार वो JF-17 ब्लॉक 3 लेंगे। इससे पहले इन्होंने 3 JF-17 ब्लॉक 2 लिए थे। 3 कंट्रीज़ तो यही होंगी, यानी कि नाइजेरिया, अर्जेंटीना और इराक। उसके अलावा अज़रबैजान भी JF-17 ब्लॉक 3 में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये मामलात निगोसिएशंस में है पाकिस्तानी और अज़रबैजानी ऑफिशियल्स के दरमियान। और रिसेंट उनका एक मिलिट्री डेलीगेशन आया हुआ था पाकिस्तान में, पिछले मंथ की बात है, तो उसमें भी JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई है। अब 4 कंट्रीज़ ये हो चुकी हैं। उसके अलावा मैं माजी में 2 कंट्रीज़ की बात कर चुका हूँ और उन पर जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने उससे रिलेटेड जो सोर्सेज थे उनके स्क्रीनशॉट भी ऐड किए हुए हैं, या उसके अलावा जो मीटिंग्स हुई थी पाकिस्तानी ऑफिशियल की उन कंट्रीज़ के साथ उनकी पिक्स भी ऐड की हुई हैं। वो कंट्रीज़ है तंजानिया एंड बोलीविया। बोलीविया बुनियादी तौर पर रशियन एयरक्राफ्ट और ये पाकिस्तानी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के दरमियान एक कंपैरिजन देखा, अगर उसे इनमें से कोई बेहतर एयरक्राफ्ट लगा तो वो खरीदेगा। दूसरी तरफ तंजानिया है। तंजानिया के कुछ ऑफिशियल्स ने मुलाकात की थी पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ और वहाँ उन्हें JF-17 थंडर का एक मॉडल भी पेश किया गया था। 2020 या 2021 में वहाँ एक छोटे पैमाने पर एयर एग्जीबिशन कह लें वो मुनक़द होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो फिर कैंसिल करनी पड़ी थी और रिपोर्टेडली JF-17 ने वहाँ जाना भी था। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो 6 से 7 कंट्रीज़ ये ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा अभी कुछ अननेम्ड कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा और वक्त आने पर ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बहरहाल एक और चीज़ बहुत आम वाज़ेह करता चलूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो डील्स होती हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की ये 1-2 सालों में या कुछ महीनों में हो जाती हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इनके लिए कई सालों की निगोसिएशंस होती हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट को एवेल्यूएट किया जाता है, उसकी कॉस्ट और कॉस्ट किस तरह पे करनी है, इन तमाम चीज़ों पर बात होती है, फिर जाके एयरक्राफ्ट की डील तय होती है। अगर आप इराक या अर्जेंटीना की डील देख लें तो इराक अर्जेंटीना की डील कोई 1-2 साल पुरानी नहीं है, ये 2019-2020 से ख़ास तौर पर अभी तक चलती आ रही है और अभी तक ये निगोसिएशंस में है। सेम वाइज आप अगर मलेशिया की डील को देखें जिसमें उन्होंने FA-50 एयरक्राफ्ट खरीदा तो वो डील कोई 1-2 सालों की नहीं थी, बल्कि एटलीस्ट उन्होंने 3 से 4 साल लिए थे। JF-17 की डिलीवरीज़ अगर ये डील इंशाल्लाह जब डन होंगी तो उसके बाद डिलीवरीज़ इनकी आपको 2026-2025 में ही देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़रूरत के मुताबिक बनाई जाएंगे। उसके बाद प्रोडक्शन लाइन शुरू होगी दूसरी कंट्रीज़ के लिए। अब आते हैं हम इसकी नई तस्वीर की तरफ जो इसकी रिसेंटली तस्वीर इमर्ज हुई है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, JF-17 ब्लॉक 3 के इस पोज में कई आपको तस्वीर देखने को मिलेंगी जिसमें इसने सेम पेलोड कैरी किया हुआ है। तो ये तस्वीर बुनियादी तौर पर आइडियाज़ 2022 की है। इनके नवंबर में जो आइडियाज़ हुआ था कराची में, तब JF-17 ब्लॉक 3 को वहाँ दिखाया गया था
और ये तब की तस्वीर हैं, उसके बाद से लेकर अब तक JF-17 ब्लॉक 3 की कोई नई तस्वीर मंजरेआम पर नहीं आई अपने प्रॉपर लोड आउट के साथ। यहाँ JF-17 थंडर ने 2 PL-5 मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं, 4 PL-12 मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं। 2 PL-5 मिसाइल में हर मिसाइल का वज़न है 83 किलोग्राम और 4 ST-10 मिसाइल में हर मिसाइल का वज़न है 180 किलोग्राम। फिर इसने 2 रेंज एक्सटेंशन किट के तकबीर 2 बॉम्ब्स कैरी किए हुए हैं और इनकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास बनती है और इसमें से हर एक का वज़न तकरीबन 500 किलोग्राम के आसपास होता है। फिर 800 पाउंड का एक सुपरसोनिक फ्यूल टैंक कैरी किया हुआ है और एक पंजनत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट कैरी की है जिसका वज़न 300 से 350 किलोग्राम के दरमियान आता है और ये जो टोटल वज़न बनता है ये बनता है तकरीबन 2500 किलोग्राम का पेलोड इसने कैरी किया हुआ है। अब अगर आप गौर से देखें तो बहुत से लोग कहेंगे कि PL-15 और PL-10 क्यों नहीं कैरी किया, तो उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तस्वीर रीसेंट नहीं है बल्कि ये 2022 में तस्वीर ली गई थी आइडियाज़ में और तभी से ये तस्वीर महफूज करके रखी हुई थी और सोशल मीडिया पर बस अब दिखाई जा रही हैं। एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म करता चलूँ कि JF-17 ब्लॉक 3 पर PL-15 भी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं, PL-10 भी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं और जब वक्त आएगा सही पाकिस्तान एयरफोर्स बेहतर समझेगी तो उनकी तस्वीर भी आपके सामने मंजरेआम पर आ जाएंगी। बहरहाल ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव पेलोड है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। इससे पहले JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 इतना ज़्यादा पेलोड कैरी नहीं करते थे, वो मैक्सिमम 2 BBR मिसाइल और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल कैरी करते थे। लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ ये है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट का पायलट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाले मिसाइल उसके पास हों, यानी कि BBR मिसाइल उसके पास ज़्यादा तादाद में हों। JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 BBR मिसाइल लेकर जा सकते थे, लेकिन ब्लॉक 3 में ये 4 BBR मिसाइल मैक्सिमम लेकर जा सकता है, यानी कि जो BBR डोमेन में इसकी फायर पावर है वो दुगनी हुई है। और ये बात याद रखें कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि हल्के वजन वाला जहाज़ है, तो इसका इंजन भी उसी के लिहाज से है और इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशो भी उसी के लिहाज से होगी। लेकिन ये सेम पाकिस्तानी F-16 की तरह ही BBR पेलोड अब कैरी किए हुए है, यानी कि पाकिस्तानी F-16 भी 4 BBR मिसाइल एक वक्त में कैरी कर सकते हैं और ये भी 4 BBR मिसाइल ही एक वक्त में कैरी किए हुए हैं, यानी कि इस हवाले से JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तानी F-16 के हम पल्ला करार दिया जा सकता है। दूसरा, ये तो हमने इसकी बात कर ली कि ये एक ही वक्त में BBR लोड आउट भी लेकर जा रहा है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पेलोड भी लेकर जा रहा है, उसके अलावा ये रेंज एक्सटेंशन किट्स वाले स्मार्ट बॉम्ब्स भी लेकर जा रहा है जो कि डीप पेनिट्रेशन के काम आएंगे और 150 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। ये तो आपको इसकी अब ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट नहीं है और इससे पहले जो एस्टिमेटेड रेंज थी JF-17 ब्लॉक 3 की $35 मिलियन वो बहुत कम है, उतनी शायद कॉस्ट ब्लॉक 2 की हो, लेकिन ब्लॉक 3 की जो कॉस्ट है वो 40 से 45 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। जस्ट आप इसकी वेपन वर्सटिलिटी को देखें और इसकी जो पेलोड है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हुए, ये बात याद रखिएगा ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और उस डोमेन के हवाले से इसका पेलोड या हथियारों की तादाद देखी जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और वैसे ये ओवरऑल जो पेलोड कैरी कर सकता है वो 4000 किलोग्राम के आसपास है, लेकिन जो एक्चुअली ये पेलोड कैरी किए हुए है ये 2500 किलोग्राम का है। ये इसकी इस ज़बरदस्त ताकत का मुजाहरा है, लेकिन यही चीज़ इसकी वीकनेस भी है। एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हम सब जानते हैं कि इंजन उसी के लिहाज से एक छोटा इंजन होता है। जब इतना ज़्यादा ये पेलोड कैरी करके उड़ता है तो ऑब्वियसली इसकी ड्रैग ज़्यादा हो जाएगी। ड्रैग का मतलब है कि हवा का मुखालिफ प्रेशर इस पर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा फ्यूल या ईंधन कंज्यूम करना पड़ेगा और जो कॉम्बैट रेडियस या रेंज है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी। यानी कि ब्लॉक 3 में कॉम्बैट रेडियस को ज़्यादा किया गया था। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का कॉम्बैट रेडियस तकरीबन 1300 किलोमीटर था, लेकिन ब्लॉक 3 में इसका कॉम्बैट रेडियस हम ये मान के चलते हैं कि 1400 किलोमीटर भी अगर हो जाता है तो इतने ज़्यादा पेलोड के साथ जब ये उड़ेगा और हवा की तरफ से मुखालिफ प्रेशर इस पर आएगा, या जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उसकी वजह से कॉम्बैट रेडियस शायद कम होकर आपको 900 किलोमीटर या 800 किलोमीटर तक देखने को मिले। अब ये कॉम्बैट रेडियस पाकिस्तानी नक्शे के हवाले से देखा जाए तो फिर भी मोर देन इनफ है। वो इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सी एयर बेसिस इंडिया से सिर्फ 70 से 80 किलोमीटर दूर हैं और उस दौरान अगर इसका कॉम्बैट रेडियस 800 किलोमीटर या 900 किलोमीटर भी है तो ये पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा कि वो लंबी परवाज़ें भर सकें। लेकिन यही पेलोड अगर इंडिया की तरह देखा जाए, अगर तेजस का भी सेम इसी तरह देखा जाए, तो वो भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और अगर उसका कॉम्बैट रेडियस जो ऑलरेडी 800 किलोमीटर है और ज़्यादा वेपन कैरी करने के बाद वो और कम हो गया, 800 से भी कम हो के 700 या 600 किलोमीटर आ जाता है, तो इंडिया का चूँकि रकबा बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए तेजस
उतना ज़्यादा वॉयबल ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन पाकिस्तान का चूँकि रकबा छोटा है, इराक का भी रकबा छोटा है, आपको अज़रबैजान भी एक छोटा कंट्री मिलेगा, तो उनके लिए तो कॉम्बैट रेडियस JF-17 ब्लॉक 3 का उनके लिए बहुत बेहतर चीज़ है अगर उनकी डोमेन्स को देखा जाए। तो इस तरह इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिवली कि हमारी ये चूँकि पसंद है तो ये बिल्कुल सही होगा और हमारी ये पसंद नहीं है तो ये बिल्कुल ख़राब होगा, ऐसा नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।